देश का प्रधानमंत्री अदालत में पेश होता है और जज साहब आदेश देते हैं। पीएम की सिक्योरिटी का आना मना है, लिहाजा कोर्ट परिसर में मौजूद सारे वकील एक सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम को कोर्ट रूम तक लाते हैं। बाहर जिस शख्स की एक नजर पर लाखों लोग खड़े हो जाते, अदालत के अंदर उनमें से एक भी अपनी सीट से नहीं उठा। कारण जज साहब का एक और आदेश, ये मेरा कोर्ट है और यहां सिर्फ जज के लिए सीट छोड़ी जाती है। एक आखिरी आदेश और था, प्रधानमंत्री को कुर्सी मिलेगी जो वकील की कुर्सियों से कुछ ऊंची होगी, लेकिन इतनी नहीं कि जज से ऊंची हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज की तारीख में आपको सुनाएंगे कहानी उस केस की जिसमें प्रधानमंत्री को अपने ही खिलाफ केस में गवाही के लिए आना पड़ा। हम बात कर रहे हैं 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले की जिसने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। माने सिचुएशन वो हो गई कि इंदिरा प्रधानमंत्री थी लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकती थी। ये सब क्यों हुआ, क्या था ये केस और कैसे हुआ फैसला, ये सब जानेंगे, लेकिन शुरुआत 12 जून से करते हैं। गुरुवार का वो दिन इंदिरा के लिए मनहूसियत लेकर आया। सुबह उठते ही इंदिरा को खबर मिली कि दुर्गा प्रसाद धर हार्ट अटैक से चल बसे। धर गांधी नेहरू परिवार के करीबी थे और नाजुक मामलों पर इंदिरा उनकी सलाह को बड़ा मान देती थी। इंदिरा इस खबर से जूझ रही थी कि 10 बजे एक और खबर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 साल से चल रहे एक केस में फैसला सुनाया था जिसके मायने ये निकलते थे कि इंदिरा की सांसदी रद्द हो गई। इसके कुछ मिनटों बाद एक और खबर आई, इस बार गुजरात से, जहां विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे। पता चला कि कांग्रेस की सीटों की गिनती 140 सीटों से 75 पे पहुंच गई है। इंदिरा के लिए ये बड़ी दिक्कत थी कि उनके धुर विरोधी बन चुके मोरारजी की पार्टी ने 86 सीटें जीत ली गुजरात में, जिसका मतलब अब वो गठबंधन में सरकार बना सकते थे। ये सभी खबरें चिंताजनक थी, लेकिन तत्काल रूप से इंदिरा को सबसे ज्यादा चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की थी। सांसदी रद्द होने का मतलब था कि उनके विरोधी उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। इस फैसले की खबर इंदिरा को उनके निजी सचिव पीएन धर और सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद ने दी। ओपन मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल में शारदा प्रसाद के बेटे रवि प्रसाद लिखते हैं, खबर सुनकर भी इंदिरा के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे, इंदिरा की जो कि किचन कैबिनेट के मेंबर थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछा, तुम्हें ये बात पहले से पता है ना? रे ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि प्रसाद के अनुसार रे और कानून मंत्री एचआर गोखले कई महीने पहले ही इंदिरा के खिलाफ केस लड़ रहे शांति भूषण को हटाने का प्रस्ताव दे चुके थे, जिसका मतलब उन्हें इस फैसले का पहले से अंदाजा था। गोखले और सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रस्ताव दिया था कि शांति भूषण को सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑफर देकर केस से दूर कर दिया जाए, लेकिन ऐन मौके पर इंदिरा के सचिव पीएन हक्सर ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाया। इधर 1975 के मार्च महीने में जब ये कोशिशें चल रही थी, शांति भूषण केस की तैयारी में लगे थे। नामी वकील प्रशांत भूषण के आप पिता हैं। केस जीतने के लिए शांति भूषण को कोर्ट में गवाह को तोड़ना था और यह गवाह कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। गवाह को तोड़ना मतलब उससे बहस करना। शांति भूषण की कहानी में एंट्री कैसे हुई उसके लिए चलते हैं साल 1971 में। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और 1 लाख से भी अधिक वोटों से विजयी हो गई। इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शख्स का नाम था राज नारायण, जो कि राम मनोहर लोहिया के चेले हुए थे। चुनाव का फैसला आते ही राज नारायण अदालत चले गए। उन्होंने इंदिरा पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और राज नारायण की तरफ से पैरवी करने पहुंचे शांति भूषण, नामी वकील। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की तरफ से एससी खरे नाम के एक वरिष्ठ वकील ने मोर्चा संभाला। इस बीच इंदिरा प्रधानमंत्री बन गई और सत्ता चलती रही और साथ साथ केस भी। 4 साल तक अधिकतर लोगों को याद भी नहीं रहा कि ऐसा कोई केस है भी जिसमें प्रधानमंत्री आरोपी हैं। फिर जनवरी 1975 में केस में एक बड़ा मोड़ आया जब पीएन हक्सर की गवाही हुई। हक्सर इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या रोल, यह समझने के लिए आपको दोनों तरफ के तर्क देखने पड़ेंगे। विपक्ष का तर्क था कि 7 जनवरी और 19 जनवरी 1971 के रोज यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी का प्रचार किया और इस काम में स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया। विपक्ष का कहना था कि यशपाल कपूर एक सरकारी अफसर थे। ये बात आदर्श आचार संहिता के खिलाफ थी और इसलिए इंदिरा का चुनाव निरस्त होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रचार नहीं कर सकते।
दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के वकील ने तर्क दिया कि 13 जनवरी के रोज यशपाल कपूर इंदिरा के सचिव पीएन हक्सर से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप चुके थे और इसीलिए इस तारीख के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। इस बात के जवाब में विपक्ष ने दलील दी कि लिखित रूप से 25 जनवरी को यशपाल का इस्तीफा स्वीकार हुआ था, इसलिए तब तक वो सरकारी कर्मचारी ही माने जाएं। इन सब तर्कों के बीच हक्सर और यशपाल कपूर दोनों की गवाही हुई और फिर अंततः इंदिरा को भी अदालत में पेश होना पड़ा। इस मामले में आमतौर पर कहा जाता है कि इंदिरा को अदालत में पेश होने का आदेश हुआ था। शांति भूषण के बेटे और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस केस पर एक किताब लिखी है, द केस दैट शोक इंडिया। किताब में वो बताते हैं कि इंदिरा अपनी मर्जी से कोर्ट आई थी। किताब के अनुसार यशपाल कपूर की गवाही से इंदिरा का केस कमजोर हो रहा था, इसलिए इंदिरा के वकीलों की टीम ने खुद इंदिरा की गवाही की पेशकश की थी। यहां से किस्सा पहुंचता है 18 मार्च 1975 की तारीख पर, इंदिरा की गवाही का पहला दिन। प्रशांत भूषण अपने किताब में लिखते हैं, इंदिरा जब अदालत में दाखिल हुई कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय उनके वकील के, क्योंकि केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इस मामले में सख्त आदेश दे चुके थे कि प्रधानमंत्री के आने से कार्यवाही पर, कोर्ट की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। प्रशांत भूषण आगे लिखते हैं, इंदिरा एकदम शांत चित्त दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे जिससे मालूम पड़ता हो कि वो इस केस से चिंतित हैं। अब जानते हैं केस के दौरान क्या हुआ। पहले दिन इंदिरा ने सवाल का जमकर सामना किया, जो भी सवाल उनसे पूछे गए। सबको लगा कि शांति भूषण इंदिरा से नरमी बरत रहे हैं, क्योंकि वो तो बढ़िया वकील थे ही। दिल्ली से विपक्षी नेता उस दिन इलाहाबाद पहुंचे थे इंदिरा की किरकिरी होते हुए देखने के लिए जाते थे, लेकिन पहले दिन सबके हाथ निराशा लगी। स्वतंत्र पार्टी के नेता पीलू मोदी तो इतने नाराज हुए कि भूषण से बोले कि तुम उसे परेशान क्यों नहीं करते, उसे थोड़ा भड़काओ। शांति भूषण ने जवाब दिया, ये बस चारा था, कल वो खुद जाल में फंसेंगी। अगले दिन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हुई। शांति भूषण ने इंदिरा से उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ सवाल पूछे, जिसका जवाब देने में इंदिरा हड़बड़ा गई। हुआ यूं कि अब तक इंदिरा के पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही थी कि उनकी उम्मीदवारी 1 फरवरी 1971 को तय हुई थी। शांति भूषण ने इसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लिखित दस्तावेज दिखा दिया, जिसके अनुसार दावेदारी का फैसला 29 जनवरी को हुआ था। इस विरोधाभास पर जब पूछा गया, इंदिरा ने जवाब दिया कि कानूनी भाषा के चलते उन्हें दस्तावेज में लिखी बात समझ नहीं आई। अगले रोज अखबार में छपा, प्रधानमंत्री कानूनी भाषा नहीं समझ सकती। इंदिरा की गवाही एक दिन और चली, उसके बाद मामला आगे बढ़ा। अगले 2 महीने तक जिरह चलती रही, लेकिन इस बीच इंदिरा के करीबियों को आशंका होने लगी कि फैसला उनके खिलाफ जा सकता है। लिहाजा केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा पर दबाव बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय घोष द लीफलेट में लिखे एक आर्टिकल में लिखते हैं, सुनवाई पूरे होते ही सीआईडी के कुछ अफसर इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा के सचिव मन्ना लाल के घर पहुंच गए और केस के बारे में पूछने लगे। जब लगातार ऐसा हुआ, मन्ना लाल ने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद जस्टिस सिन्हा के घर जाकर रहने लगे। जस्टिस सिन्हा के घर अब तक नेताओं के चक्कर लगना शुरू हो गए थे। तंग आकर जस्टिस सिन्हा घर को ताला लगाकर कमरे में बंद हो गए। जो कोई आता उसे जवाब मिलता, जज साहब इंदौर गए हैं। हालांकि मामला यहां खत्म नहीं हुआ। शांति भूषण के अनुसार जस्टिस सिन्हा पर उनकी अपनी जज बिरादरी की तरफ से भी प्रेशर आया था। अपनी किताब कोर्टिंग डेस्टिनी अ मेमोir में शांति भूषण एक किस्से का जिक्र करते हैं। किताब के अनुसार फैसले से कुछ रोज पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DS माथुर ने जस्टिस सिन्हा से मुलाकात की। माथुर ने इशारों में सिन्हा को बताया कि उनका नाम हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस पद के लिए सोचा जा रहा है और इंदिरा गांधी के केस का फैसला आते ही ये काम हो जाएगा। किताब के अनुसार सिन्हा ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस सिन्हा पर प्रेशर डालने की एक और बार कोशिश हुई। 7 जून तक जस्टिस सिन्हा अपना फैसला सुरक्षित कर चुके थे, रिजर्व कर चुके थे, जिसके बाद सुनाते। लेकिन उसी रोज उन्हें फोन पर एक संदेश मिला जिसके अनुसार होम मिनिस्ट्री चाहती थी कि जजमेंट जुलाई तक टाला जाए। जस्टिस सिन्हा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वैसे भी ये उनके काम में दखल था, ऐसा आप कर नहीं सकते, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए गुस्से में कोर्ट के रजिस्ट्रार को उन्होंने हुक्म दिया कि वो दोनों पक्षों को बता दे कि फैसला कुछ ही दिनों में होगा। फैसले की तारीख 12 जून 1975। इस रोज क्या हुआ हम शुरुआत में आपको बता चुके हैं। सुबह 10 बजे जस्टिस सिन्हा ने 258 पेज का फैसला सुना दिया, जिसके तहत इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द हो गई। हालांकि चूंकि जस्टिस सिन्हा जानते थे इस मामले में इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, इसलिए उन्होंने फैसले के क्रियान्वयन पर कुछ दिन का स्टे भी लगाया कि आप जाके चाहें अपील कर लें। इस फैसले का असर क्या हुआ? हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। विपक्ष राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को हटाने की मांग लेकर पहुंच गया। वहीं टाइम्स जैसे विदेशी पब्लिकेशंस ने लिखा, यह ऐसा है मानो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए।
आगे जैसा कि हम जानते हैं, फैसले के ठीक 13 दिन बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी से हासिल ताकत के बल पर हाईकोर्ट के फैसलों को पलट दिया गया। इमरजेंसी को लागू किए जाने के पीछे और भी कारण थे, मसलन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल और सरकार पर अलग अलग दिशाओं से जो प्रेशर आ रहा था, आदि इत्यादि। लेकिन जानकारों के अनुसार सबसे त्वरित कारण इंदिरा गांधी की सांसदी जाने का फैसला ही था, जिसने इंदिरा की सत्ता को खतरे में डाल दिया था, लिटरली, क्योंकि वो सांसद नहीं रह जाती। इस केस को लड़ने वाले वकील शांति भूषण बाद में जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री बने। राजनारायण ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में एक बार फिर इंदिरा को चुनौती दी और पहली बार हुआ कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री अपना ही चुनाव हार गया। जहां तक जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बात है, साल 1982 में वो रिटायर हुए। इसी के साथ आज का ये शानदार एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसे कमल ने लिखा है और जतिन ने रिकॉर्ड किया। देखते रहिए दी ललन टॉक।